गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आदित्य पंडित स्वागत है। देशराज शर्मा जी आपका भी स्वागत है। राजेश गंगोत्रा जी नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो कई लोगों ने योग किया होगा, लेकिन ये एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन से इसका कोई लाभ नहीं होगा। आप ये सिंबॉलिक है, लेकिन इसको अपनाना चाहिए। यशपाल राव जी, राजेश गंगोत्रा जी, सरला शास्त्री जी गुड मॉर्निंग, बीना भारद्वाज जी नमस्ते, अजय धीमान जी नमस्कार, अंजू रांगड़ा जी, अनुज रांगड़ा जी, काशिप शर्मा जी, रिचा राठौर, अनन्या राठौर, देवेंद्र कश्यप। आज सिर्फ योगा डे ही नहीं है, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है और निर्जल एकादशी भी है। तो तीनों मुबारक मौकों की आप सब लोगों को जी बहुत मुबारक। रोशनाल नेको जी नमस्कार, रंजीत सिंह जी, विवेक कुमार जी, राजेश गुप्ता जी, सबका स्वागत है जी। विनोद डोगरा जी, सुरेंद्र कटोच जी, शशि कुमार जी, राजेश जी, राजकुमार जी, अंकित आचार्य, वरुण खाची, मधु नेगी, सुधीर शर्मा, रवि शर्मा, चंचल राणा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? राजपूत समीर पठानिया नमस्ते, ठाकुर रमन संब्याल, अरविंद जी, राकेश भाटिया जी, अभिनंदन मेहरा, सुधीर शर्मा, पुरुषोत्तम चौधरी, इंजीनियर अरुण कुमार, रजनीश पठानिया, अनुराधा सूद, कुमार रविंदर, सुदेश भाटिया, चंद्रमोहन कालिया, रोहित कबीर जी नमस्ते, अनुराग गर्ग जी स्वागत है, निकिता शर्मा, अभिनंदन मेहरा, अलका दुग्गू कौंडल, रवि ठाकुर, दिनेश शर्मा, संजय चंदेल, सुरेंद्र सिंह पठानिया जी नमस्ते, नीतिका शर्मा नमस्ते, सबका स्वागत है जी बहुत बहुत। और सबको जो है तीन तीन मुबारक मौके, जैसे कि मैंने आपको बताया आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। बेहतर संगीत सुनिए, खुश रहिए। आज जो है निर्जला एकादशी भी है और भारतीय पुराणों में, सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है और आज ही अंतर्राष्ट्रीय योगा डे भी है। तो तीनों मुबारक मौकों का आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप योग करिए, निरोग रहिए, आप निर्जला एकादशी का भी पुण्य प्राप्त कीजिए और आप जो है बढ़िया सा संगीत सुन के भी अपने मन से अवसाद को भगाइए। ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों को, जितने भी हमारे वेदों में, पुराणों में, परंपराओं में, और चाहे वो योग है, चाहे ये व्रत तर्पण है, चाहे म्यूजिक है, हमारे लिए सब जो है सबका एक समान महत्व है और सबका एक ही उद्देश्य रहता है, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आदमी के जीवन को किस तरह से ज़्यादा बढ़िया की जाए, ये उसका जो है उद्देश्य सारी चीज़ों का रहता है। तो आप इन उद्देश्यों की पूर्ति कीजिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज से रोज 1 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में टीका लगेगा। जी हाँ, सोम मंगल बुध खास तौर से 1 लाख लोगों को डेली टीका लगेगा। ये 1 लाख लोग वो होंगे जो 18 से 44 साल वाले हैं। इसके लिए आज से बड़ा अभियान शुरू हो रहा है पूरे देश में। हिमाचल प्रदेश में भी ये शुरू हो रहा है। 809 सेंटर बनाए गए। अब तक 360 सेंटर में वैक्सीनेशन का काम हो रहा था। बीच में इसकी संख्या 500 भी गई, लेकिन बीच में वापस ये 309 पे आ गया। तो अब तक जो है 360 सेंटर में अब तक टीकाकरण हो रहा था, जिसको सामान्य कहते हैं। लेकिन आज से 809 सेंटर एक्टिव हो जाएंगे और धीरे धीरे ये 1000 तक चला जाएगा। डेली 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है, जो छोटा टारगेट नहीं है। लेकिन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स, हमारे हेल्थ वॉरियर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स की जो टीम है, ये पहले भी 80,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट कर चुकी है। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने 80,000 टच किया और अगले दिन जो डाउन हो गया। कई दिनों तक ये 1 हफ्ते 10 दिन तक जो है लगातार ये, जब पीक पे आया था ये मामला वैक्सीनेशन का, खासतौर से जब 45 प्लस वालों को बिना रजिस्ट्रेशन के हुआ था वैक्सीनेशन शुरू, तो लगातार 1 हफ्ते तक 80,000 लोगों को भी वैक्सीनेट किया गया। तो उस लिहाज से आज से एक और बड़ा दिन शुरू हो रहा है। 5 दिन के भीतर सभी जनजातीय क्षेत्र जो है, किन्नौर, लाहौल स्पीति और भरमौर, यहाँ सभी लोगों को, जो पात्र लोग हैं 18 से ऊपर वाले, 18 से लेकर सारे ऊपर वाले, उसमें 18-44 कोई नहीं है इन जिलों में, उन सब पूरी इन क्षेत्रों को पूरी तरह से 5 दिन के भीतर वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। किन्नौर में इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रबंध किए गए, लाहौल स्पीति में किए गए। लाहौल स्पीति में अब तक 1 या 2 सेशन ही हो रहे थे, वहां 8, 9 और 10 सेशन बना दिए गए हैं। जाहिर है
कि ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा इसका। स्पीति में अलग से हैं, लाहौल में अलग से हैं, इसी तरह पांगी भरमौर वाले एरिया में भी वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। दुर्गम से दुर्गम एरिया में भी वैक्सीनेशन की टीमें पहुंचेंगी, घर घर जाकर। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पंचायत में सामुदायिक केंद्रों के लेवल पर भी, ऐसा नहीं है कि डिस्पेंसरी और बाकी जगह लगेंगे। ये जो 809 सेंटर बनाए हैं, इनमें से अधिक कई सेंटर ऐसे भी हैं जो पंचायत घरों में हैं या सामुदायिक केंद्रों में है। लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मैक्सिमम ड्राइव जो है ये की जाए इसको। शहरी क्षेत्रों के लोग तो अधिकांश लगा भी चुके हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इससे अभी भी छूते थे। तो अभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी, कोई प्री बुकिंग नहीं करवानी पड़ेगी। आप जाइए, टीका लगवाइए और हंसी खुशी आइए, सीधा फंड आइए, जाइए टीका लगवाइए। ये जरूर हो सकता है कि आप जहां पहुंचे हैं वहां ज्यादा रश होगा, तो आपको टोकन दे दिया जाएगा कि आप जो है अपने टोकन के हिसाब से हैं, जस्ट टू अवॉइड गैदरिंग। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी सेंटर में 200 डोजेज हैं और 210 लोग हैं, तो 10 लोग लास्ट वाले जो है वो छूट सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा। वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है। 7 लाख वैक्सीन के डोजेज हमारे पास हैं, और अगर हमको डेली 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना है तो आप मान के चलिए कि हमारे पास पूरे 7 दिन का फुल पैक कोटा है, और तब तक हमारे पास 10 लाख वैक्सीन के डोजेज और आ जाएंगे। अभी वैक्सीन को लेकर एक बड़ी और जो फैसला पिछले दिनों हुआ था वो ये था कि राज्य सरकारों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जनता को पहले ही नहीं देने पड़ेंगे। ये एक कहा जा रहा है कि जी सबको वैक्सीन फ्री कर दी, पैसे पहले भी नहीं लग रहे थे। प्राइवेट में जरूर पैसे लग रहे थे, लेकिन प्राइवेट हमारे यहाँ सिर्फ अभी 3 जगहों पे लग रही है। एक जगह स्पुतनिक लगी है, वो डॉक्टर रेड्डीज की लेबोरेटरी है बद्दी में, उन्होंने अपने ही लैब के जो अपनी ही कंपनी के जो लोग हैं उनको स्पुतनिक की वैक्सीन लगाई है। कांगड़ा में कोविड और कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही है फोर्टिस हॉस्पिटल में, और संजीवनी हॉस्पिटल जो किन्नौर में है जिंदल पावर हाइड्रो पावर ग्रुप का, वहां लग रही है, लेकिन वो भी इन हाउस लग रही है। जो उनका अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट के लोग हैं उनके लिए लग रही है। बाकी पब्लिक के लिए सिर्फ अभी कांगड़ा में लग रही है, बाकी हॉस्पिटल्स आगे नहीं आए हैं। एम्पैनल्ड जरूर है, 39 हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है, लेकिन इसकी जरूरत अब मुझे लगता भी नहीं कि पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी चिंताएं खत्म होनी चाहिए। अगर आप शहरी इलाकों वाले हैं तो आप अपनी प्री बुकिंग करवा के जाइएगा, लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आपको सिर्फ वॉक इन करना है अपना नियर बाई वैक्सीनेशन सेंटर पे, और वहां आपको जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। आपको अपना आधार कार्ड या दूसरा कोई जो वैलिड आईडी प्रूफ है, हालांकि कोशिश कीजिए कि आधार कार्ड ही जाए, क्योंकि आधार से लिंक इसको साथ ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन अगर आधार कार्ड किसी के पास नहीं है तो फिर उसका वोटर आई कार्ड भी काम कर जाएगा, या पैन कार्ड भी काम कर जाएगा। कोई ना कोई आइडेंटिटी आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो है वो होनी चाहिए आईडी कार्ड। तो ये आज से बहुत बड़ा अभियान, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस मुबारक मौके पर, निर्जला एकादशी के मौके पर, योगा डे के मौके पर, वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर ये जो अभियान शुरू हो रहा है, ये निश्चित तौर से स्वास्थ्य और आरोग्य के मामले में संगीत की नई जो स्वर लहरियां हैं वो बिखेरेगा, और सभी लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करेंगे। साथ में योग भी करते रहेंगे, म्यूजिक भी सुनते रहेंगे, व्रत तर्पण भी होता रहेगा। उसका भी मतलब यही है कि अपने अंदर की एनर्जी को जो है और एक्सपीडाइट करना है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। एक दिन अगर आप मील्स नहीं लेते हैं, उसमें ब्रेक करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। इससे साइंस ये यही कहती है, और उससे आपकी चीजें जो है दुरुस्त हो जाती हैं। तो ये सारा लेने के मामला वही है, मैंने आपका कि आपकी दुरुस्ती और तंदुरुस्ती से जुड़ा हुआ मामला है। तो सभी लोग तंदुरुस्त रहें, आप लोग जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए। जिन्होंने नहीं करवाया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नंबर आ जाएगा। सोम, मंगल और बुधवार को 18 से 44 वाले हैं, वीर, शुक्र और शनिवार को 45 प्लस वो लोग हैं, 45 प्लस वाले, और वो लोग जो जिनको गवर्नमेंट ने कैटेगरीज में बांटा हुआ है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, या प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, उनको उनके लिए रहेगा। उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन, उनके लिए कहीं भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। 45 प्लस वालों के लिए ना शहरी क्षेत्रों में ना ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी प्री बुकिंग या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वो ऑन स्पॉट ही, ऑन द स्पॉट, ऑन साइट जिसको कहते हैं, वेबसाइट नहीं, ऑन साइट से कई बार वेबसाइट भी मान लेता, ऑन द स्पॉट उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। और जिनकी सेकंड डोज है उनको भी लगेगी। तो सेकंड डोज वाले भी वीर, शुक्र, शनि को ही जाएं। सोम, मंगल और बुध एक्सक्लूसिवली 18 से 44 वालों के लिए फर्स्ट डोज जो है उनके लिए रखा गया है, और अगले कुछ दिनों तक यही व्यवस्था रहेगी। 1 लाख लोगों को डेली वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश में अब पर्यटन को पंख लग रहे हैं। पिछले 2 दिनों के भीतर की हम बात कर रहे हैं, सैटरडे संडे, तो वीकेंड पे पर्यटन इतना उमड़ा, हमारे यहाँ पर्यटक इतने उमड़े कि डर लगने लग गया। जी हाँ, डर लगने लग गया। मैं आपकी जानकारी बता लूं, शनिवार और रविवार को 75,000 से ज्यादा व्हीकल जो है टूरिस्ट के प्राइवेट व्हीकल वो आए हैं। व्हीकल का मतलब ट्रक से नहीं है, इसमें ट्रक इंक्लूड नहीं है। जो
कैर्गो वाले नहीं है, ये सारे वही हैं जो लोगों की अपनी गाड़ियां या टैक्सियां आई जिसमें बैठ के पर्यटक आए खासतौर से। तो कांगड़ा वाले जो बैरियर है उसमें 6500 गाड़ियां आई हैं सैटरडे और संडे को। आज ये लौटेंगी, ये कुछ कल लौट गई हैं। शिमला वाला जो एरिया है परमाणु बैरियर से 2 दिन के भीतर 9000 वाहनों ने प्रवेश किया है। ऊना बैरियर से 7000 लोग 2 दिन में आए हैं। बिलासपुर वाला जो बैरियर है उसमें क्योंकि कुल्लू मनाली तक मामला जाता है, मंडी कुल्लू मनाली को कैटर करता है, बड़ा गेटवे है, वहां अलग अलग 8 बैरियर हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के। उन 8 बैरियर से 10,000 गाड़ियां जो है टूरिस्ट की कह सकते हैं टूरिस्ट की बाहर से जो है आई है हिमाचल प्रदेश में। सिरमौर में भी 6000 के आसपास गाड़ियां हैं। कुल मिला के जो है माफ कीजिएगा 38,500 गाड़ियां हैं और लगभग मैंने 75,500 का आंकड़ा दिया था, गाड़ियों का नहीं था, वो एक एवरेज ऑफ पीपल है। किसी गाड़ी में 2, किसी गाड़ी में 5, किसी गाड़ी में 4, किसी गाड़ी में 3, तो एक मोटा एवरेज 75,000 के आसपास लोग आए हैं और 38,500 गाड़ियों ने एंटर किया है पिछले 2 दिन के भीतर। जाहिर है पर्यटन वालों की बाछें खिल गई हैं। अधिकांश जगहों पे जो ऑक्यूपेंसी है वो 80% तक चली गई है, कई जगह तो ये फुल भी रहा। शिमला में जो है 90% ऑक्यूपेंसी चली गई। धर्मशाला, मनाली, डलहौजी में भी जो है अच्छी खासी जो है ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। सभी जगह की ऑक्यूपेंसी जो है वो 60% से ऊपर है, 80, 60, 70, 80 और कुछ जगहों पे 100% भी है। तो इस तरह से जो है ये देखना होगा। बहुत ज्यादा जो है एकदम वीकेंड पे भीड़ उमड़ी है और उधर इसी के चलते जो है अब आपको एक और बड़ी खबर ये है कि आप रोहतांग दर्रे की अगर सैर करना चाह रहे हैं, अटल टनल की सैर करना चाह रहे हैं, तो पास के झंझट से भी आपको अब मुक्ति मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी? सरकार ने एक बस चलाई है, 2 बसें चला रही है सरकार, आज से शुरू हो जाएंगी। 35 सीटर और 15 सीटर ये डीलक्स बसें हैं। ये सुबह चलेंगी जी मनाली से और 600 रुपये टिकट है इनका, राउंड ट्रिप है ये मनाली से रोहतांग जाएगी, बाया गुलाबा कोठी होके, नेहरू कुंड होके, नेहरू कुंड तो खैर मनाली के साथ ही है, गुलाबा कोठी, मड़ी और ब्यास कुंड होके रोहतांग जाएगी और बीच बीच में आपको साइट सीइंग करवाती जाएगी। उसके बाद कोकसर उतरेगी, कोकसर से फिर ये सिस्सू से जो नॉर्थ पोर्टल है वहां से एंटर करके अटल टनल में एंटर करके पलचान, सोलंग नाला होते हुए आपको वापस मनाली छोड़ेगी। तो ये 600 रुपये में, और ये सस्ता सौदा है क्योंकि बहुत महंगी गाड़ियां करनी पड़ रही हैं। और इसका दूसरा लाभ ये भी है कि इस तरह की बसें अगर चलेंगी और मुद्रिका में चलेंगी, राउंड ट्रिप में चलेगी, तो एक तो जाम नहीं लगेगा, दूसरा कम से कम वाहनों में अधिक से अधिक लोग जा पाएंगे, जो रोहतांग की रिक्वायरमेंट है एनवायरमेंट के लिहाज से भी। तो ये होगा जी। तो अभी ये एक और बड़ी खबर है। दूसरी एक और बड़ी खबर है कि आज से कालका शिमला मार्ग पर 4 और टॉय ट्रेन चलनी शुरू हो रही हैं। कालका और दिल्ली के बीच में जो शताब्दी चलती हैं, 2 ट्रेन चलती हैं दिन में, वो दोनों भी आज से शुरू हो गई हैं। और कालका से शिमला के लिए अभी तक सिर्फ 1 ट्रेन चल रही थी, बाकी सस्पेंडेड थी। अब 4 और टॉय ट्रेन आज से चल जाएंगी। तो कुल मिला के कालका और शिमला के बीच में 5 टॉय ट्रेन जो है अब उपलब्ध रहेंगी। और माना जा रहा है कि वीकेंड पे इनमें तो पूरा रश होगा। शुरू में जो है पिछले हफ्ते जब पहली ट्रेन चली थी तो उसमें 4 ही लोग आए थे और वो भी शिमला तक नहीं आए थे, कालका से बीच में बैठे थे और चले गए थे। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें पटरी पर आ रही हैं, लेकिन खतरा भी बढ़ रहा है। जिस तरह से पर्यटन बढ़ रहा है उससे खतरा भी बढ़ रहा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। सारी चीजें साथ चलेंगी, हम पर्यटन को भी बंद नहीं कर सकते। हमारा मुख्य उद्योग सेब के बाद पर्यटन ही है। सेब और पर्यटन ये 2 मुख्य उद्योग हैं और बहुत से लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको बंद रखें, हमको ये चलाना होगा। लेकिन अब जो है जो माहौल है पिछले 1.5 साल से वो यही कहता है कि सतर्कता के साथ जीना होगा। सतर्कता आप रखेंगे, सजगता आप रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें चलती रहेंगी, ना संक्रमण पनप पाएगा और ना ही चीजें बंद होंगी। इसलिए ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपके यहाँ अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनसे मेल मिलाप, अगर आपकी कोई शॉप है या टूरिस्ट को कैटर करने वाला कोई ढाबा है, चाय की दुकान है, तो बिल्कुल कीजिए, अच्छी बात है, वेलकम देम। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत से अपना मास्क भी नहीं उतारिए। किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसको भी कह दीजिए कि भैया मास्क लगा दिए। होगा क्या, देखिए होता क्या है कि टूरिस्ट रुका, उसने मास्क नहीं लगाया, हम उसको अपनी दुकान पर टोकते नहीं है, इसलिए कि ग्राहक चला जाएगा। लेकिन ख्याल रखिए, ग्राहक तो चला जाएगा लेकिन संक्रमण, ग्राहक तो आ जाएगा लेकिन अगर उसके साथ संक्रमण आ गया तो इसलिए होगा क्या कि आप एक जगह किसी को कोई टोकेगा तो मान लिया कि चला गया वहां से नाराज होकर, मुझे यहां चाय नहीं पीनी है, वो दूसरी जगह जाएगा। दूसरी जगह भी अगर आप अपना दायित्व निभा रहा है दूसरी जगह वाला बंदा और वो भी उसको टोकता है, तो तीसरी जगह वो पक्का बिना मास्क के नहीं उतरेगा। ये ख्याल रखिएगा। बेसिकली ये कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाहर से जो टूरिस्ट आता है वो इन चीजों को करता है। ये पता नहीं हमारी क्यों मानसिकता है, वो इन चीजों को करता है। वो सोचता है कि यहाँ रहने वाले सारे के सारे बेवकूफ, उनको कुछ नहीं आता है और मैं ही सबसे बड़ा फन्ने खा हूं। उसकी मानसिकता ये होती है। वो चीजों को पैसे से तोलते हैं, लेकिन चीजों को पैसे से तोलने का वक्त नहीं है, इसलिए वो इस तरह की चीजें करते हैं। कल एक बड़ा ड्रामा हुआ, एक बड़े अधिकारी की बेटी बस में आई
और उन्होंने ऊना से बैठी वो धर्मशाला जा रही थी, उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। जब परिचालक ने कहा कि मास्क लगाइए तो उन्होंने हंगामा की कि मैं नहीं लगाऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। अंतोगत्वा 1-1.5 घंटे तक जो है वो बस वहीं रुकी रही। सवारियां भी परेशान हुई, थाने में हार हार के बस ले जानी पड़ी चालक परिचालक को, तब उस मैडम ने जो है मास्क लगाया। अब पूछिए उससे कि अगर आपके पिताजी बड़े अधिकारी हैं तो क्या उन्होंने आपको ये सिखाया है कि नियमों का पालन नहीं करना है? क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या नियम सिर्फ गरीब के बेटे के लिए है? और अगर गरीब के बेटे के लिए भी है तो मुख्यमंत्री भी गरीब के बेटे हैं, वो भी तो नियमों का पालन करते हैं। कभी कभार नहीं करते हैं, अनुपम खेर के साथ फोटो खिंचवानी हो तो, लेकिन नॉर्मली तो करते हैं। तो नियम सबके लिए एक होने चाहिए, इस चीज का ख्याल रखिए। आप अपनी भी जो अगर आप मास्क लगा के रखते हैं तो आपकी अपनी भी सेफ्टी है, सामने वाले की भी सेफ्टी है। जरूरी नहीं है, आपको क्या पता है कि किसके भीतर क्या है, ना जाने किसके भीतर संक्रमण हो, वो कैरियर के रूप में आपको संक्रमण बांट जाए और आपसे आगे बढ़ जाए, दिक्कत हो जाएगी। इस दिक्कत को मत होने दीजिएगा जी। और हमने दिक्कत बहुत झेल ली, अब इस दिक्कत को नहीं झेलना है। तीसरी लहर का हमने इसी तरह से जो है जवाब देना है कि तीसरी लहर बहुत न्यूनतम आए, अगर आए तो, आनी तो है लेकिन न्यूनतम आए। लेकिन वो कैसे आएगी न्यूनतम? हम नियमों का पालन करेंगे तो। जम के टूरिस्ट का आप इस्तेकबाल कीजिए, लेकिन मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोना, ये 3 चीजें बड़ी जरूरी है। इन 3 चीजों का ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। पैसे को तरजीह देते हुए नियमों को, खासतौर से कोविड से संबंधित नियमों को ताक पे न रखें। पता लगे कि 4 पैसे के चक्कर में आप कहीं संक्रमण का शिकार हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी आता है उससे उसी जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उसी हिसाब से उसको डील कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। और अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। उनको लगने वाले टीका जो है ट्रस्टुजुमैब जो है, ये बहुत महंगा टीका है। 50,000 का एक इंजेक्शन पड़ता है, 18 लगते हैं, 9 लाख रुपए इसी पे खर्च होते हैं ट्रस्टुजुमैब के। तो ये जो है अब सरकार ने तय किया है कि ट्रस्टुजुमैब का इंजेक्शन जो है वो फ्री दिया जाएगा, यानी 9 लाख रुपए का सीधा फायदा ऐसी हमारी माताओं बहनों को होगा जो अनफॉर्चुनेटली कैंसर से लड़ाई लड़ रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा लाभ है। ये मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश ने कैंसर से जूझ रही महिलाओं, खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर की जो महिलाएं, उनके लिए ये उनको लगता है ट्रस्टुजुमैब नाम है इसका इंजेक्शन का। और ये 3 हफ्ते के अंतराल पे एक इंजेक्शन लगता है और ऐसे 18 इंजेक्शन लगते हैं। तो आप सोचिए 9 लाख रुपए का सीधा अगर राहत मिल रही है तो कैंसर से लड़ने में उनको कितना लाभ मिलेगा। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है और इसके लिए प्रदेश सरकार को साधुवाद, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को व्यक्तिगत रूप से साधुवाद और उन बहनों को शुभकामनाएं जो अनफॉर्चुनेटली कैंसर का शिकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो ये जंग जीतेंगी। हमको हर जंग जीतनी है, हमको कोरोना के खिलाफ जंग भी जीतनी है, हमको बाकी जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ भी जंग जीतनी है। एक जंग जो है साउथहैम्पटन में चली हुई है भारत की टीम और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में। वहां जो है कड़ा मुकाबला चला हुआ है। पहली पारी में भारत की टीम जो 217 पे सिमट गई थी, कोई भी खिलाड़ी हमारा 50 नहीं जड़ पाया था। जरूर अजिंक्य रहाणे 49 पे आउट हुए हैं, कोहली ने भी 44 रन बनाए हैं और उसके बाद तीसरा बड़ा स्कोर जो था रोहित शर्मा का था 34। और जेमसन के जाल में हम लोग फंसे और हमारी जो पूरी टीम थी पहली पारी में 217 पे आउट हो गई है। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए और 116 रन ही दूर है अब भारतीय टीम के स्कोर से। आज तीसरा दिन है, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। इसमें एक रिजर्व डे भी रखा गया ताकि इसका नतीजा जो है निकले, इसलिए इसके नतीजा निकलने के ज्यादा चांसेस अभी हैं और नतीजा निकलना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि आज का दिन अच्छा निकले भारत के लिए और न्यूजीलैंड की पारी भी जो है जल्दी सिमटे। कल भारत ने 71 रन बनाने के लिए 7 विकेट खो दिए थे। तो आज अगर स्थितियां वैसी ही न्यूजीलैंड के साथ होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मामला जो है बना रहेगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी आप कोविड की भी दे दूं। लगातार केसेस कम हो रहे हैं। पहली बार जो एक्टिव केसेस हैं वो 7 लाख से कम आ गए पहली बार। और रविवार को खत्म हुए 24 घंटे में 52,956 मामले आए हैं। इस तरह 70,967 लोग ठीक हुए हैं और 1423 लोगों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा भी अब 1500 नीचे आ रहा है। नए मरीजों का आंकड़ा बीते 89 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 23 मार्च को 47,239 लोग
पॉजिटिव आए थे, और कल जो है 52,956 लोग पॉजिटिव आए। इसको आप राउंड फिगर में 53,000 लग रहे हैं। 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 26,457 की कमी आई है, और देश में 78 दिनों के बाद जो आंकड़ा है एक्टिव केसेस का वो 7 लाख से नीचे आया है 78 दिनों के बाद। इससे पहले 3 अप्रैल को देश में 6,87,434 लोग एक्टिव थे, और अभी इस समय 6,97,893 लोग जो है एक्टिव हैं। पूरे देश में अब तक लगभग 3 करोड़ 2 करोड़ 99 लाख लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, और उसमें से 2 करोड़ 88 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। 3,88,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों के ऊपर मुआवजे को लेकर बड़ा द्वंद्व चला हुआ है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पीआई लगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपदा नियंत्रण कानून के तहत जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर आप 4 लाख का मुआवजा देते हैं तो यहां भी दीजिए, कोविड से हुई डेथ में भी 4 लाख का मुआवजा दीजिए। लेकिन सरकार इससे मुकर गई। उसने 183 पेज का 183 पेजेस का हल्फनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें साफ कहा गया है कि सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभी की अगर बात करें, यह आंकड़ा अगर 4 लाख पे भी रुक जाता है मौतों का, तो सरकार को पूरे देश में 16,000 करोड़ रुपए का पैकेज सिर्फ और सिर्फ कोविड से हुई डेथ के मुआवजे के रूप में देना पड़ेगा। अगर 4 लाख की अगर बात करें तो उस हिसाब से तो ये बड़ा पैकेज है। उधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 120 करोड़ रुपए यहां भी देने पड़ेंगे सरकार को। ऐसे में केंद्र सरकार ने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड ऑलरेडी जो है बहुत कम है, और उनको सारे के सारे को जो है कोविड से लड़ने में लगाया जा रहा है। और इस स्थिति में अगर 4 लाख पर हेड कोविड डेथ के लिए मुआवजा देने की बात होती है तो कई राज्य कंगाल हो जाएंगे। केंद्र तो होगा ही, कई राज्य भी कंगाल हो जाएंगे। इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ जो तर्क देकर केंद्र सरकार ने फिलहाल ये स्पष्ट कर दिया है कि वह कोविड से हुई मौतों का मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है। साथ में यह भी कहा गया है कि अगर इस बीमारी से देते हैं तो कल को किसी और बीमारी से मरने वालों को भी देना होगा, और फिर नियमों का घालमेल होगा। ऐसी स्थिति में सरकार नहीं दे पाएगी। मुआवजे की नौबत ही ना आए, इसके लिए आपको नियमों का पालन करना है। आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करिए, आप मास्क लगा के रखिए, और आप हाथ धोते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्रिमंडल की बैठक संभवतः कल हो सकती है, हालांकि इसको अभी इसकी कोई सूचना नहीं आई है। ये पहले कहा गया था कि 18 को होगी, 18 को नहीं, फिर 19 को नहीं हुई, तो 20 को भी नहीं हुई। 20 को तो क्या संडे था, तो आज वैसे नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज इसके लिए जो कोई नोटिफिकेशन आ सकती है कि कल होगी, क्योंकि अगर कल नहीं हुई तो उसके बाद ये 27 के बाद होगी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मनाली का दौरा है, और 3-4 दिन का वो दौरा है। वो कई प्रोजेक्टों का वहां से शिलान्यास करेंगे। जाहिर है कि राज्य सरकार का जो पैराफर्नेलिया है मुख्यमंत्री के सहित वो भी वहां होगा, उनकी सेवा शुश्रूषा में, उन कार्यक्रमों में होगा जिन कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। ऐसी स्थिति में फिर ये लंबा चला जाएगा मामला। लेकिन अभी क्योंकि जो पिछले ऑर्डर थे मंत्रिमंडल के बंदिशों को लेकर, राहतों को लेकर, वो थे कि टिल फर्दर ऑर्डर। तो टिल फर्दर ऑर्डर का मतलब है वो कंटिन्यू करेंगे 21 के बाद। आज से वो कंटिन्यू कर रही हैं। उसमें 23 से अब मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे 23 से। आज से जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ खुल रही हैं, और 23 से मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज खुल जाएंगे। 28 से फार्मेसी और नर्सिंग के कॉलेज भी खुल जाएंगे। और इसके अलावा फिलहाल कोई फैसला नहीं है। लेकिन अगर आज नोटिफिकेशन आती है कोई कि कल मंत्रिमंडल की बैठक है, तो संभवतः इंटरस्टेट बसेस को लेकर कोई फैसला हो सकता है, और बाजारों का समय भी बढ़ाया जा सकता है, और मंदिर खोलने पर भी कोई फैसला हो सकता है। क्या होता है क्या नहीं होता है वक्त बताएगा। शाम तक ये भी पता चल जाएगा कि कबीना की बैठक है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों को एक बार फिर से। निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं, आपको योगा डे की शुभकामनाएं, आपके म्यूजिक डे की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।